2022 आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल-पुथल का साल रहा है। इसकी कुछ विशेषताएँ जो चली आ रही थी, उन सब में कुछ विशेष तौर पर वृद्धि हुई है। जैसे हम जो पहले से चली आ रही थी, आर्थिक असमानता, ये 2022 में और अधिक बढ़ी है, नोट की जानी चाहिए। और इसमें पूंजी का संकेंद्रण जो है, वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। दूसरी बात, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन मुनाफा जिस रेशियो में बढ़ा है, उस रेशियो में दुनिया का उत्पादन नहीं बढ़ा है। ये सबसे बड़ा जो है नकारात्मक पॉइंट है। यदि समाज में वस्तुओं की कमी होगी और मुनाफा बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से महंगाई भी बढ़ेगी और जनता के अंदर में जो है असंतोष और सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता जाएगा। ये इस 2022 का विशेष नोट करने वाली बात है। रोजगारहीनता का वर्ष रहा है। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, वैसे वैसे रोजगार खत्म हुआ है। इसको बोलते हैं रोजगार खाऊ व्यवस्था है। टेक्नोलॉजी आने से पहले बोलते थे रोजगारहीन व्यवस्था। टेक्नोलॉजी आती थी और रोजगार नहीं बढ़ता था, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ रही है और रोजगार को खत्म कर रही है। इसीलिए आम लोग कितने बदहाली में गुजर रहे होंगे और उनकी बदहाली किस तरीके से बढ़ी होगी, ये एक काफी चिंताजनक विषय है। और इसका प्रतिबिंबन भी हमको 2022 में जगह जगह पे मिलता है। हम सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्थिक महाशक्ति है अमेरिका, जिसके पीछे में बैक में दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिकी देश है। और मैं लैटिन अमेरिकी देशों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि लैटिन अमेरिकी देश जो हैं, अक्सर जो वर्ल्ड बैंक की नीतियां हैं, अमेरिकी साम्राज्यवाद की जो आर्थिक शोषण की नीतियां हैं, दक्षिणपंथी नीतियां हैं, उनकी एक प्रयोगशाला रहा है। वहां पर वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं और इसी से आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका का जो इतिहास है, वहां पर लगातार जन विरोधी नीतियों के विरोध को कुचलने के लिए मिलिट्री शासन आए हैं, दक्षिणपंथी सरकार आए हैं। क्रूर दमन का एक इतिहास लैटिन अमेरिका का इतिहास रहा है। और लेकिन धीरे धीरे इस इतिहास में करवट बदली है और 1997 में सबसे पहले जो है वेनेजुएला में जो वामपंथी सरकार जो ह्यूगो शावेज के नेतृत्व में आई, इसने काफी, उसके पहले बेशक क्यूबा की 1962 से सरकार चल रही थी, जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट सरकार थी, जो है भी आज भी। लेकिन ये जो सरकारें आई, इसके बाद लैटिन अमेरिका में जिसको बोलते हैं पिंक टाइड, गुलाबी जो है ज्वार आना आ गया पूरे महाद्वीप में। ये गुलाबी इसलिए कहा जाता है कि ये पूरी तरह कम्युनिस्ट भी नहीं है। पूरी कोई कम्युनिस्ट राज हम इनको नहीं कह सकते, समाजवादी राज नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनकी नीतियों का झुकाव वामपंथ की ओर और समाजवाद की ओर रहा है। और शावेज ने आते सार वेनेजुएला में जिस तरीके से जो वह खासकर वहां का जो तेल उद्योग था, जिसके ऊपर के अमेरिकी पूंजीपतियों का कॉरपोरेट का कब्जा था, उसको उसने सीधा सीधा चैलेंज करके और उसको पब्लिक सार्वजनिक उद्योग में तब्दील करना शुरू किया। और यहाँ तक कि तेल का रेट $100 तक उन्होंने बेचने का प्रयास किया। तो ये जो, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी नीतियां बनाई, उससे जनता को काफी राहत मिली, लेकिन जो उनका लक्ष्य था वो उसको हासिल नहीं कर पाए और उनकी सरकारें गिर गई। लेकिन 2000 तक में दक्षिण अमेरिका में कम से कम 6-7 ऐसे राष्ट्र थे, जैसे उसमें आपका
अर्जेंटीना है, पेरू है, मेक्सिको है और इसके बाद यूरुग्वे है, पेरू है, ये सब में वामपंथी सरकारें आई, जो ये बताती थी कि वहाँ की जनता त्रस्त होकर एक नए अनुभव के तौर पर एक नए प्रयोग की तरफ पर वामपंथ की ओर उसका झुकाव हो रहा है। 2000 के मध्य तक तो 350 मिलियन तक की आबादी जो है वो वामपंथी जो राज्यों के अधीन में आ गई थी। और इसी में जो 2022 की जो घटनाएं हैं, इसको भी नोट किया जाना चाहिए कि जून महीने में कोलंबिया में सत्ता परिवर्तन हुआ और वामपंथी जो गुस्तावो पेट्रो थे 50.40% वोट लेकर राष्ट्रपति बने। अपने प्रतिद्वंदी को जिन्होंने कि जो रोडाल्डो हंडिस नाम से थे उनको उन्होंने हराया, लेकिन इनका मार्जिन कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। वैसे नवंबर में जो ब्राजील में परिवर्तन हुआ, 4 साल के दक्षिणपंथी शासन को जो बोल्सोनारो थे उनके उग्र दक्षिणपंथी शासन को हटाकर जो अपने धुर वामपंथी राष्ट्रपति ब्राजील के लूला डी सिल्वा जो बने, जिन्होंने 50% 9% वोट पाए। और वहीं पर जो बोल्सोनारो थे उनको जो है वो भी 47% तक वोट मिले। तो कुल मिला के वहाँ जो परिस्थितियां हैं वहाँ पर भी काफी संघर्ष चल रहा है। और इस बीच में जो उन्होंने एक आर्थिक नीतियां बनाई थी जिसको कि बीएफ कहा जाता था, वो उसका कुछ परिणाम बेशक हम लोगों को देखने को मिला, जैसे कि ये आपका इसमें जिसको बोल्सा फैमिलिया का कार्यक्रम है जिसने कि गरीबी का उन्मूलन में काफी बड़ी भूमिका अदा की। और उन्होंने 9.77% जो ब्राजील की गरीबी थी उसको घटकर 4.3% तक ला दिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से दुनिया में क्राइसिस है और अमेरिकी पूंजीपतियों का दबाव है, इनका आगे बढ़ना और इन नीतियों पर चलने का रास्ता जो है काफी कठिन है। लेकिन ये 2022 के एक सकारात्मक संकेत हैं जो जनता की जागृति और संघर्षों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। ऐसा ही हाल जैसा हमारे साथियों ने भी बोला, पूरे दुनिया में असंतोष से जो है यूरोप भी अप्रभावित नहीं रहा। यूरोप में भी देखेंगे बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुए, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, यूके हो और इटली हो। यहाँ पर मजदूरों की हड़तालें हुई, कर्मचारियों की हड़तालें हुई। उन्होंने अपनी जो पूर्व के वेतन थे उसको वास्तविक वेतन के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जो महंगाई के कारण उनका वेतन कम हो गया था। और उन्होंने कहा कि हमको जो पूर्व का वेतन मिलता था उसी हिसाब से हमें वेतन दिया जाए। और ये जो यूरोप की क्राइसिस है इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं, जिसका कि राजनीतिक असर हुआ, वो यूके में हुआ। वहां पर राष्ट्रपति तक को प्रधानमंत्री तक को जो है इस्तीफा देना पड़ा लीज के कारण। लीज जो थी और उनकी जो नीतियां थी उसको काफी विनाशकारी माना गया। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि ऋषि सुनक भी जो बड़े बड़े आर्थिक वादे कर रहे थे उनको भी आर्थिक नीतियां घोषित करके और उसको लागू करना काफी कठिन है। कारण ये है कि यूरोप के अंदर और यूके के अंदर जिस तरीके से आर्थिक संकट है, वहां पर महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और यदि इनकी तरफ ज्यादा बजट का हिस्सा यदि लगा लेंगे तो विकास के राशि कम हो जाएगी। मतलब एक ऐसी परिस्थिति है कि चादर छोटी है और शरीर बड़ा है। ये जो क्राइसिस है इसमें यूरोप में भी कई सालों से
जो लगातार क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया यूरोप की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ने का, यूरोपीय करेंसी को एक करने का। फिर वो भी जब सफल नहीं हुआ, फिर हर राष्ट्र अपना अलग-अलग विकास, अलग-अलग रास्ते खोजने लगे। और इसमें एक इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, इस यूक्रेन के युद्ध के कारण जो हम लोग जानते हैं कि रूस के अधिकांश देश, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, ये सब रूस की गैस के ऊपर बहुत निर्भर है। और रूस ने ये कह दिया कि अब हम डॉलर से व्यापार नहीं करेंगे, जिसको लेना है रूबल में लीजिए। तो रूबल से भी इनकी जो अर्थव्यवस्था में काफ़ी चोट पहुंची और इनको उस कंटिन्यूटी मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, ये अमेरिकी दबाव में जिस तरीके से यूरोप के देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, उस यूक्रेन के समर्थन की वजह से हथियार दिए हैं और आर्थिक मदद भी दी है, जिससे वहाँ पर भी एक संकट में बढ़ोतरी हुई है और इन नीतियों का भी वहाँ की जनता जो है वो विरोध कर रही है। इसीलिए ये 2022 का जो वर्ष है, काफ़ी उथल-पुथल और कहना चाहिए कि एक मतलब संक्रमणकालीन तो है ही, साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी क्राइसिस का भी साल रहा है। और यहाँ तक कि अभी जो आर्थिक जो विद्वान हैं, जो दार्शनिक हैं, वो कह रहे हैं कि 2023 में ये संकट कम नहीं होने जा रहा और बढ़ेगा। और भारतवर्ष के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि 2022-23 का वर्ष 22 से ज़्यादा कठिन होगा। अब हम लोग उस चुनौती के सामने खड़े हैं, देखते हैं उस चुनौती का मुकाबला विश्व और हम लोग कैसे करते हैं। धन्यवाद।